हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर फर्स्ट का चैप्टर विद्यालयों में प्रभावी कक्ष प्रबंधन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कक्ष प्रबंधन की अवधारणा के बारे में। इसमें बताया गया है विद्यालय के लिए मुखिया का जो महत्व होता है, जो उसकी इम्पोर्टेंस होती है, वही महत्व कक्षा के लिए अध्यापक का होता है। इसमें ये बताया गया है कि विद्यालय के लिए मुखिया का जो महत्व होता है, वही महत्व कक्षा के लिए अध्यापक का होता है। विद्यालय प्रबंधन संस्था के मुखिया के गतिविधि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन कक्षा का प्रबंधन कक्षा अध्यापक की पूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसमें यह बताया गया है जो कक्षा की जिम्मेदारी होती है, उसका प्रबंधन होता है, वो जो कक्षा के अध्यापक होते हैं उन पर होती है। अध्यापक से अपनी कक्षा का नियंत्रण करने की उम्मीद की जाती है कि जो अध्यापक होता है, क्लास का जो अध्यापक होता है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो जो कक्षा का प्रबंधन है, उसका नियंत्रण है, उसको अच्छे से कर सके। कि कक्षा के जो नियंत्रण की जिम्मेदारी है वो किसकी है? जो कक्षा के अध्यापक है। इसमें ये बताया गया है कि जो विद्यालय के मुखिया का काम होता है, वही जो कक्षा का अध्यापक होता है उसका भी वही काम होता है कि वो कक्षा को कैसे नियंत्रित कर सके, कैसा उसका प्रबंधन कर सके। सेकंड पॉइंट है कक्षा प्रबंधन में अध्यापक को पर्यवेक्षी स्टाफ, विद्यालय का मुखिया और अन्य नियंत्रण अधिकारियों, निरीक्षक स्टाफ या विद्यालय के प्रबंधन की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। इसमें यह बताया गया है जो कक्षा प्रबंधन में जो अध्यापक होता है, उसको जो पर्यवेक्षी स्टाफ होता है, विद्यालय के मुखिया होते हैं और जो अन्य नियंत्रण अधिकारी होते हैं, निरीक्षण स्टाफ होते हैं या विद्यालय के जो प्रबंधन होते हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। मतलब जो अध्यापक होता है उसको जो कक्षा का प्रबंधन है वो अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत एवं प्रभावशाली बनाए जाने के लिए शिक्षक द्वारा की गई उन सभी प्रक्रियाओं को कक्षा प्रबंधन का मूल तत्व माना जाता है, जिससे शिक्षक एवं छात्र अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। इसमें यह बताया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए जो वहाँ के अध्यापक होते हैं उसको ही मूल तत्व माना जाता है। मतलब एक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है कि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत बना सके, उसको प्रभावशाली बना सके, ताकि जो छात्र हैं उनको आसानी से समझ में आ सके। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? एक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए बोला गया है कक्ष प्रबंधन का जो मूल तत्व है वो अध्यापक को माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, जो प्रक्रिया हो रही है शिक्षण की, उसको प्रभावशाली बना सके, जिससे शिक्षक व जो छात्र के बीच जो अंतःक्रिया है उसमें वृद्धि हो सके। साथ ही कक्षा शिक्षण में उत्पन्न बाधाओं को कम किया जाता है। कक्षा प्रबंधन कहलाता है। तो कक्षा प्रबंधन क्या कहलाता है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षक द्वारा की गई उन सभी प्रक्रियाओं को कक्षा प्रबंधन का मूल तत्व माना जाता है, जिससे शिक्षक एवं छात्र अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। साथ ही कक्षा शिक्षण में उत्पन्न बाधाओं को कम किया जाता है। कक्षा प्रबंधन कहलाता है। अध्यापक के लिए कक्षा का कुशल प्रबंधन होना आवश्यक है। मतलब एक अध्यापक के लिए यह आवश्यक है वो कक्षा को अच्छे से प्रबंधित कर सके, उस पर नियंत्रित कर सके और जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसको उन्नत और प्रभावशाली भी बना सके। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? एक अध्यापक की जिम्मेदारी होती है। केवल सुसंचालित कक्षा में ही शैक्षिक क्रियाएं सीखने में सफलता प्राप्त हो सकती है। इसमें ये बताया गया है कि जो सुसंचालित कक्षा होती है, जो अच्छे से सुव्यवस्थित कक्षा चल रही होती है, उसमें ही शिक्षण प्रक्रियाओं, जो शिक्षण क्रियाएं होती हैं, उनमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि अध्यापक कक्षा को अच्छी तरह नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है, यदि जो अध्यापक है वो कक्षा को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो जो शैक्षिक क्रियाएं सीखने में सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो उसे अध्यापक नहीं कहा जा सकता है। जिसमें गुण ही नहीं है उसे अध्यापक कैसे कहा जा सकता है? अध्यापक के अंदर तो वो गुण होना चाहिए, वो कुशल नेतृत्व होना चाहिए और कुशल प्रबंधन होना चाहिए उसके अंदर, ताकि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सके और उन्नतपूर्ण बना सके। कक्षा प्रबंधन प्रत्यक्ष रूप से अध्यापक के व्यक्तित्व के अनुपातिक होता है। अध्यापक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है सामान्य अकादमिक गुण,
दूसरा है व्यावसायिक कार्यकुशलता और तीसरा गुण है व्यक्तित्व गुण। पहला कौन सा है? सामान्य अकादमिक गुण, दूसरा है व्यावसायिक कार्यकुशलता और तीसरा है व्यक्तित्व गुण। तो पहले हम बात करते हैं सामान्य अकादमिक गुण में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु पर स्वामित्व, मतलब जो अध्यापक जिस विषय को पढ़ा रहा है उसमें उसका स्वामित्व होना चाहिए, उसमें उसका आधिपत्य होना चाहिए, उसमें उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को नॉलेज दे पाएगा। सेकंड है पर्याप्त सामान्य ज्ञान, उसका जो जनरल नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान की पिपासा। नेक्स्ट क्या है? अभिव्यक्ति में प्रभाव। तो पहला क्या है? सामान्य अकादमिक गुण में क्या है? विषय वस्तु पर स्वामित्व होना चाहिए, पर्याप्त सामान्य ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए, अभिव्यक्ति में प्रभाव होना चाहिए, ठीक है, इत्यादि गुण सामान्य अकादमिक गुण में आते हैं। नेक्स्ट है व्यावसायिक कार्यकुशलता। इसमें क्या आता है? पहला है पर्याप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण, दूसरा है व्यावसायिक प्रवीणता, तीसरा है सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण, नेक्स्ट है शिक्षण अनुभव, नेक्स्ट है व्यवसाय के लिए प्रेम। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? व्यावसायिक कार्यकुशलता में पर्याप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण, नेक्स्ट है व्यावसायिक प्रवीणता, नेक्स्ट है सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण, नेक्स्ट है शिक्षण अनुभव, नेक्स्ट है व्यवसाय के लिए प्रेम। व्यक्तित्व गुण में क्या हो जाएगा? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए, संवेगात्मक और मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, चरित्र कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, बच्चों के लिए प्यार होना चाहिए, विनोद प्रियता होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसमें आपके बहुत से आ जाते हैं। जो व्यक्तित्व मतलब उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होने चाहिए? अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य हो उसका, संवेगात्मक और मानसिक स्वास्थ्य हो, चरित्र उसका उच्च हो, बच्चों के लिए प्यार हो, विनोद प्रियता हो, आशावादी दृष्टिकोण हो, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण हो, सहानुभूति और बुद्धिमत्ता हो, सहानुभूति होनी चाहिए और बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होने चाहिए, समय की पाबंदी होनी चाहिए मतलब पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, परिश्रमशीलता होनी चाहिए, उसमें मिलनसारिता होनी चाहिए, प्रगतिशील चिंतन भी होना चाहिए। यदि अध्यापक में जो ये गुण हैं मतलब जितने भी गुण हमने बताए हैं अगर अध्यापक में है तो वह अपनी कक्षा के छात्रों के साथ न्याय कर सकता है। मतलब अगर अध्यापक में ये सभी गुण हैं तो वो कक्षा का प्रबंधन अच्छे से कर सकता है, कक्षा को नियंत्रित अच्छे से कर सकता है, जिससे जो अधिगम प्रक्रिया जो चल रही है उसको और अच्छा बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा कक्ष का अर्थ। जॉन डीवी का विचार है कक्षा कक्ष में ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाती हैं अथवा बाधा डालती हैं, प्रेरित करती हैं अथवा रोक डालती हैं। सबसे पहले जॉन डीवी का विचार क्या है कि कक्षा कक्ष में ऐसी स्थितियां होती हैं जो छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को आगे बढ़ाती हैं अथवा बाधा डालती हैं, प्रेरित करती हैं अथवा रोकती हैं। नेक्स्ट है ज्योति क्रिश्चियन का विचार है कि कक्षा कक्ष समाज में स्थापित संस्था है। कक्षा कक्ष क्या है? समाज में स्थापित संस्था है। कक्षा कक्ष में दी जाने वाली निर्देशन प्रक्रिया अध्यापक द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण व्यवहारों द्वारा छात्रों के मस्तिष्क को परिष्कृत करने के उद्देश्य को पूरा करती हैं। कक्षा कक्ष का अर्थ पूछा जाता है तो आपको कोई भी 2 डेफिनेशंस लिख देनी है। ठीक है, अब होमन का विचार क्या था? होमन का विचार है कक्षा कक्ष ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, जहां पारस्परिक क्रिया होती है, सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाता है और निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। इसमें ये उन्होंने बताया कि कक्षा कक्ष, होमन का विचार था कि कक्षा कक्ष जो है वो ऐसा स्थान है जहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, कई एक्टिविटीज़ होती हैं, जहां पारस्परिक क्रिया होती है, सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बनाया जाता है और निर्देशात्मक स्थितियों में नियम बनाए जाते हैं। फिलिप जैक्सन का विचार था कि कक्षा कक्ष ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं। फिलिप जैक्सन कहते हैं कि कक्षा कक्ष एक ऐसा स्थान है जहां छात्र जो होते हैं वो अपने जीवन निर्माण का, जब उनका जीवन निर्माण हो रहा हो तो उस काल का जो अधिकतर समय है वो कक्षा कक्ष में ही व्यतीत करते हैं। यह वह स्थान है जहां परीक्षण असफल और सफल होते हैं। मतलब जो परीक्षण किए जाते हैं वो असफल भी होते हैं और सफल भी होते हैं।
मन बहलाने की बातें पूरी होती हैं, जहां नई अंतर्दृष्टि मिलती है और मतलब नया नया सीखने को मिलता है और कौशल प्राप्त किए जाते हैं। किंतु यह वह स्थान भी है जहां छात्र बैठते हैं और सुनते भी हैं, प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं, अपने हाथ खड़े करते हैं। हाथ खड़े का मतलब जब शिक्षक क्वेश्चंस पूछते हैं तो जो छात्र हैं उसको सुनकर अपने हाथ खड़े करते हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, परीक्षा पास करते हैं, पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं और अपनी पेंसिलें तेज करते हैं। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं का विचार। शोधकर्ता कक्षा कक्ष की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। पहला है कक्षा कक्ष परस्पर क्रिया का नेटवर्क है। इसमें बताया गया है जो कक्षा कक्ष है वो परस्पर क्या है, क्रिया का नेटवर्क है। कक्षा कक्ष सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का स्थान है। भारत का भाग्य उसके कक्षा कक्षों में गढ़ा जा रहा है। 3 पॉइंट्स हैं आपके शोधकर्ताओं के विचार हैं। पहला पॉइंट है कक्षा कक्ष परस्पर क्रिया का नेटवर्क है। सेकंड पॉइंट है कक्षा कक्ष सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का स्थान है। थर्ड है भारत का भाग्य उसके कक्षा कक्षों में गढ़ा जा रहा है। जॉन वेस्ले का विचार क्या था कि कक्षा कक्ष के आधारभूत ढांचे की ओर संकेत करते हुए जॉन वेस्ले ने कहा है जितना अच्छा आप कर सकते हैं करें, जिन भी साधनों में करना चाहें कर सकते हैं, सभी प्रकार से कर सकते हैं और अपेक्षाकृत सभी स्थानों पर आप कर सकते हैं, हर समय आप कर सकते हैं और सभी लोगों के साथ आप कर सकते हैं और जब चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ। अभी आपने पढ़ा था कक्षा कक्ष का अर्थ पढ़ा था कि कक्षा कक्ष में बताया जा रहा है कि यह वह ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतम समय व्यतीत करते हैं, जहां छात्र असफल भी होते हैं, सफल भी होते हैं, छात्र बैठकर सुनते हैं। तो ये कक्षा कक्ष का अर्थ बताया गया था। अब है कक्षा कक्ष प्रबंधन का अर्थ। तो जॉनसन एवं ब्रूक्स का विचार है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन एक संगठनात्मक कार्य प्रणाली है जिसमें विविध प्रकार के वातावरण में कार्य किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मन में कुछ विशेष मूल्य विकसित होते हैं, जैसे कि मनुष्यों के लिए आदर, व्यक्तिगत निष्ठा, आत्मनिर्देशन, सामूहिक संयोजन। जॉनसन एवं ब्रूक्स का विचार क्या था कि कक्षा कक्ष प्रबंधन एक संगठनात्मक कार्य प्रणाली है जिसमें विविध प्रकार के वातावरण में कार्य किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मन में कुछ विशेष मूल्य विकसित होते हैं, जैसे कि मनुष्य के लिए आदर, व्यक्तिगत निष्ठा, आत्मनिर्देशन, सामूहिक संयोजन इत्यादि। नेक्स्ट है अवधारणात्मक दृष्टिकोण से कक्षा कक्ष प्रबंधन को देखने में व्यक्ति प्रबंधन के प्रति हाल के कुछ उपागम पहचानता है, जैसे कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन, व्यवहार सुधार, कार्य व्यवहार संबंधी विश्लेषण और आकस्मिकता प्रबंधन। कक्षा कक्ष प्रबंधन के अर्थों में अध्यापक विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि योजना बनाना, व्यवस्था करना, समन्वित करना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना और व्यवहार का आदान प्रदान करना। इसमें पूछा गया है कि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अर्थों में जो अध्यापक हैं वो विभिन्न कार्य कौन कौन से करते हैं। तो योजना बनाते हैं, व्यवस्था करना, समन्वित करते हैं, निर्देशित करना, नियंत्रित करना और व्यवहार का आदान प्रदान करने का कार्य जो अध्यापक हैं वो करते हैं। क्रियात्मक अर्थ क्या है? अध्यापक छात्र संबंध के माध्यम से अधिगम को प्रेरित करने के लिए कक्षा कक्ष में क्रियाएं और कार्यकलापों की व्यवस्था का प्रबंधन किया जाता है। कक्षा कक्ष की क्रियाओं का प्रबंधन करने के लिए अध्यापक और छात्र मूलभूत घटक होते हैं। मतलब कक्षा कक्ष की जो क्रियाएं होती हैं उसका प्रबंधन करने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? अध्यापक और छात्र। तो इसके मूलभूत घटक कौन हुए? अध्यापक और छात्र, क्योंकि जो कक्षा कक्ष के प्रबंधन होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? अध्यापक और छात्र। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारात्मक अर्थों में कक्षा कक्ष प्रबंधन की परिभाषा। कक्षा कक्ष प्रबंधन के आयामों को ध्यान में रखते हुए इसके अर्थ को स्पष्ट रूप में समझा जा सकता है। जैसे कक्षा कक्ष प्रबंधन के आयाम कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक, चौथा है नैतिक। पहला कौन सा है? पहला है भौतिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक, चौथा है नैतिक। तो पहले हम पढ़ेंगे भौतिक आयाम या वातावरण। कक्षा कक्ष शैक्षिक संस्थान की कार्यात्मक इकाई है। संस्था का संस्थापक या प्रबंधक स्थान स्थल के संबंध में निर्णय लेता है और भवन, मैदान तथा कक्षा कक्षों की रूपरेखा तैयार करता है। बैठने की व्यवस्था, प्रकाश और वायु की व्यवस्था, श्यामपट्ट और अन्य सुविधाएं कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण विषय होती हैं। मतलब श्यामपट्ट हो गया,
प्रकाश आने की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब व्यवस्था जो कक्षा कक्ष प्रबंधन है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रबंधन के रूप में अध्यापक को कक्षा कक्ष के भौतिक वातावरण की इन सुविधाओं की जांच करनी होती है जिन्हें अधिगम के लिए अनुकूल होना चाहिए। मतलब अगर कक्षा कक्ष का प्रबंधन अच्छे से करना है तो जो अध्यापक हैं जिम्मेदारी उनकी होती है, तो वो भौतिक वातावरण की सुविधाओं का ध्यान रखें कि श्यामपट है, प्रकाश सही से आ रहा है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था अच्छे से है कि नहीं है, क्या पढ़ने के लिए अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम मतलब क्या होता है सीखना, तो सीखने के लिए क्या ये पर्याप्त जो कक्षा कक्ष प्रबंधन के लिए जो कक्षा ली गई है क्या वो सही है कि नहीं है, ये भी जिम्मेदारी किसकी होती है, एक अध्यापक की होती है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक आयाम। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय होती है। जहां अभिप्रेरणा होगी वहां अधिगम होगा। अभिप्रेरणा का मतलब क्या है, मोटिवेशन होगा तो वहां पे अधिगम होगा। अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम अर्जित नहीं किया सकता है। अगर मोटिवेशन ही नहीं है छात्रों में, पढ़ने के प्रति रुचि ही नहीं है, तो क्या वहां पे अधिगम हो सकता है? अधिगम मतलब होता है सीखना। क्या छात्र वहां पे सीख सकते हैं? अध्यापक शाब्दिक और गैर शाब्दिक ढंग से अपने छात्रों को अभिप्रेरित करता है। इसमें बताया गया है जो अध्यापक होता है वो शाब्दिक और गैर शाब्दिक ढंग से अपने छात्रों को अभिप्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। उसके द्वारा वांछनीय व्यवहार का पुनर्बलन किया जाता है। मतलब मोटिवेट करने के लिए वो पॉजिटिव लेता है, तरीका पॉजिटिव लेता है। वह छात्रों की आकांक्षा का स्तर ऊपर उठाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में अध्यापक के सम्मिलन से छात्रों की सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है। छात्रों की सहभागिता और अधिगम में मनोवैज्ञानिक आयाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब जब उन्हें मोटिवेट किया जाएगा तो वो सीखेंगे। सीखने के उपरांत उन्होंने कितना सीखा है, इसके लिए जो क्वेश्चंस पूछते हैं शिक्षक, वो क्वेश्चंस पूछेंगे कि छात्रों ने कितना ग्रहण किया है, हमने जो बताया छात्रों ने कितना उसको ग्रहण किया है। तो छात्रों की सहभागिता और अधिगम में मनोवैज्ञानिक आयाम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। कक्षा कक्ष संस्था तथा समाज का लघु रूप होता है। कक्षा कक्ष के वांछनीय सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के माध्यम से उसमें नए समाज को आकार प्रदान किया जाता है। कक्षा कक्ष प्रबंधन में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का संबंध शामिल होता है जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला है अध्यापक और छात्र संबंध, दूसरा है छात्रों के संबंध, तीसरा है अध्यापकों में संबंध और चौथा है अध्यापक एवं संस्थान के मुखिया के मध्य संबंध। कक्षा कक्ष प्रबंधन में सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का संबंध शामिल होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पहला है अध्यापक और छात्र का संबंध, दूसरा है छात्रों में संबंध, मतलब छात्र छात्र में संबंध कैसा है, थर्ड है अध्यापकों में संबंध, चौथा है अध्यापक एवं संस्थान के मुखिया के मध्य संबंध। अध्यापक को अपने छात्रों की पृष्ठभूमि, उनके पूर्व व्यवहार, अधिगम क्रियाओं और रुचि का ज्ञान होना चाहिए कि जो एक अध्यापक हैं उनको छात्रों की जो पृष्ठभूमि है, उनका जो व्यवहार है, अधिगम क्रियाओं में रुचि कैसे लेते हैं, इस सब इसका ज्ञान कैसे, एक ज्ञान अध्यापक को अपने छात्रों के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है नैतिक आयाम। कक्षा कक्ष प्रबंधन का नैतिक आयाम छात्रों की भावनाओं, अभिवृत्तियों और नैतिक पहलू से संबंधित है। अध्यापक कक्षा का नेता और अपने छात्रों के लिए आदर्श होता है। मतलब एक छात्र जो है वो अध्यापक को देखकर ही आचरण सीखता है। तो एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए, कुशल नेतृत्व वाला होना चाहिए। उसके जो नैतिकता है, उसकी चरित्र है, उसका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जो अध्यापक होता है वो छात्रों के लिए आदर्श होता है। ठीक है, छात्र किससे सीखते हैं? अध्यापक से। उसे अध्यापक की तरह दिखना और व्यवहार करना चाहिए। और व्यवहार वो कब सीखेगा? जब अध्यापक व्यवहार अच्छा करेगा तो छात्र भी उससे सीखेंगे। उसे कक्षा कक्ष की संहिता और आचरण का पालन करना चाहिए जो नैतिक होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन का महत्व क्या है। कक्षा कक्ष प्रबंधन सफल अध्यापन हेतु एक आवश्यक घटक है। यह शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की कई प्रकार से सहायता करता है जो अधिगम प्रक्रिया में सहायक होते हैं। कक्षा कक्षों के सुगम संचालन तथा अधिगम में सहायता हेतु शिक्षकों के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। कक्षा कक्ष प्रबंधन रूपरेखाएं जब उत्तम होती हैं जब वे 3 आवश्यक मानकों से युक्त होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रूपरेखाओं को विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार तथा अधिगम पर अवश्य बल देना चाहिए। जो रूपरेखाओं को विद्यार्थियों के जो वांछित व्यवहार है और अधिगम पर अवश्य बल देना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है
उन्हें गतिशील अधिगम तथा विद्यार्थी सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्हें गतिशील अधिगम तथा विद्यार्थी सहभागिता को, कि विद्यार्थी जो हैं वो पार्टिसिपेट अधिक करें, उसमें उसको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण विद्यार्थी अभ्यासों की पहचान करना। तो पहला क्या हो गया, रूपरेखाओं को विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार तथा अधिगम पर अवश्य बल देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है उन्हें गतिशील अधिगम तथा विद्यार्थी सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण विद्यार्थी अभ्यासों की पहचान करना। तो आज क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? आज क्लास में हमने कक्षा कक्ष प्रबंधन की अवधारणा पढ़ी, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, सामान्य अकादमिक गुण पढ़े, व्यावसायिक कार्यकुशलता के गुण पढ़े और व्यक्तित्व गुण पढ़े। नेक्स्ट हमने पढ़ा कक्षा कक्ष प्रबंधन के अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ी। फिर हमने कक्षा कक्ष प्रबंधन का महत्व पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।